हे क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। हम बात कर रहे थे हमारा चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। 6 पार्ट है और ये आई थिंक हमारा लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद आपको समरी नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे ऐप पे। ये सारी चीज़ें कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा एंड जो इसकी क्लासेस है ऐप पे आपको प्रोवाइड हो जाती है और उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल पे भी ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप ये क्लासेस देख सकते हैं। सो आपको जो भी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि उनको टू द पॉइंट हम क्लास में डिस्कस करें। हालांकि मैं अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ बच्चे शायद नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ होने के बाद भी उनके कोई डाउट्स नहीं आ रहे। दैट मीन्स ये है कि या तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर वो समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, या फिर स्पेशली वो थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया है बिकॉज कोविड ने काफ़ी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैसअप कर दिया है। सबसे ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ ऑनलाइन कंटेंट जो रहा बच्चों को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी उनको देने को मिली, लेकिन इसके साथ ही उनको एक लेजीनेस भी मिला है क्योंकि वो उन चीज़ों का हर्डल लेना उन्होंने बंद कर दिया। तो प्लीज़ आप अपनी स्टडी पे फोकस्ड हो जाइए एंड जिन जिन चीज़ों से रिलेट आप हैं सारे सब्जेक्ट को एक बार एनालाइज कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और अपने सिलेबस के साथ स्टडी करके कंप्लीट कीजिए उसको। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमने जो इसमें चीज़ों को पढ़ा था, काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई थी। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी से संबंधित चीज़ें। तो ज्वालामुखी की जो स्थिति है, जस्ट अ मोमेंट, भूकंपीय तरंगों के बारे में हमने अच्छे से समझा था। पी, एस और एल जो तरंग थी वो धरातलीय तरंग थी और सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाली तरंग भी कौन सी थी? एल तरंग थी। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से स्टडी कर ली है। आज हम बात करेंगे हमारे ज्वालामुखी से संबंधित। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने हल्की सी इसके बारे में पढ़ना था, उसको पहले से हम एक बार पढ़ लेते हैं। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ज्वालामुखी से संबंधित, ज्वालामुखी की कौन कौन सी उनके प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भूकंप की आवृत्ति जो है वो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप एक, ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि नेचुरल डिजास्टर है हमारा भूकंप। ये प्राकृतिक आपदा है और इसमें जान माल की क्षति सर्वाधिक होती है जब हम धरातलीय तरंग की बात करते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे स्थलमंडल की परपट्टी पर रहता है। फिर भी ऐसा है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप भी आते हैं, केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है उसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। यह ज्वालामुखी व भूकंप के विवरण का वर्णन अगले अध्याय में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तब हम ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। और रिएक्टर स्केल जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है। रिएक्टर स्केल का जो सिनेरियो है वो 0 से लेके हमारा 10 तक रहता है। और अगर हम बात करें सर्वाधिक घातक जो होता है वो 5 से 7 के बाद वाला जो रहता है स्केल, 7 के बाद वाला, वो आपका सर्वाधिक हम ये कह सकते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव बहुत घातक होता है। लेकिन जब 5 तक का जो रिएक्टर स्केल है उसमें हमें हल्के से झटके ही महसूस होते हैं। ये मेजरमेंट जो की जाती है वो भूकंप लेखी यंत्र जो है उसका नाम सिस्मोग्राफ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि भूकंप के जो मेजरमेंट के आधार पर हम उस स्थिति को और क्षेत्र को बांट सकते हैं। फिर हमने बात की थी पृथ्वी की जो संरचना है, भूपरपट्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, मेंटल के बारे में हमने पढ़ लिया था, और हमारा जो क्रोड है, क्रस्ट का जो सबसे निचला हिस्सा पृथ्वी का, बहुत अच्छे से मैंने आपको विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया है। आज हम बात करेंगे आज ज्वालामुखी के संबंधित। देखिए आपको एक एनिमेशन स्लाइड दिख रही होगी, बहुत ही इस प्रकार से कैसे लावा निकलता है ज्वालामुखी से बाहर। और ये कई बार ऐसे जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं जो क्रियाशील होते हैं। दैट मीन्स ये होता है कि इनमें गति होती रहती है और बार बार इसमें कुछ कुछ समय के बाद बार बार लावा का विस्फोट होता है और ये मैग्मा पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से मेल्ट होकर बाहर आता है और इसी से चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ज्वालामुखी क्या है और ये किस प्रकार से इसका इरोजन होता है।
आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख, तरल, चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। तो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन आपका क्या पुटअप होगा कि जो ज्वालामुखी है उसमें से कौन कौन सी वस्तुएं बाहर निकलती है। तो स्पेशली हमारी जो गैसेज है वो उसके साथ निकलती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की जब बात की थी, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें सिंपल सा एक चीज़ लिखा हुआ था कि पृथ्वी की जो एक क्या था, पृथ्वी एक गैस का गोला था। उसके बाद क्या हुआ, ये द्रव अवस्था में आया, ठोस अवस्था में आया। तो ये सारी स्थिति कैसे हुई, इन गैसेस गोलों की स्थिति के बाद ये द्रव्य पदार्थ या ठोस अवस्था में आया। तो ये पोजीशन जो रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में भी गैस उपस्थित है, कुछ चट्टानी पदार्थ उपस्थित है, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया है या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जो तरल पदार्थ होता है वो हमारा ज्वालामुखी के रूप में, लावा के रूप में, हमारे मैग्मा जो होता है, पिघला हुआ मेल्ट मैग्मा, वो लावा के रूप में पृथ्वी की धरातल के ऊपर आता है और ये धरातल पर उपस्थित होकर सतह में ठंडा होकर चट्टानों का निर्माण करता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब तक ये पदार्थ मेल्ट होते हैं, ऊपरी भाग में देखिए ये लावा कैसा होता है, एकदम पिघला हुआ एक पदार्थ होता है। अगर आपने कभी ये चीज़ नहीं देखी है तो कोई भी जो तत्व है, जो मेटल है, आप उसको पिघलाएंगे तो वो एक मेल्ट हो जाएगा और कुछ ही समय बाद वातावरण की जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के हिसाब से वो ठंडा हो जाता है। तो ये पोजीशन जो रहती है, पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से ये सारे पदार्थ क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और जब ये बाहर धरातल के टेम्परेचर से मिलते हैं तो ये एक जगह पर ठंडे हो जाते हैं। लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैसेस, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन भी शामिल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो ज्वालामुखी है उसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है। इन धूलकणों में गैसेस प्रमुख नाइट्रोजन, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन और हाइड्रोजन ऑर्गन भी शामिल है। तो प्लीज़ ये अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में, और एक क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर देंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ से कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी उद्गार की जो प्रवृत्ति है, धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें पहला प्रकार है सिल्ड प्रकार। देखिए सिल्ड ज्वालामुखी कैसे होती है, यहाँ आपको एक एनिमेशन में बताया गया है कि किस प्रकार से वो ज्वालामुखी का उद्गार होता है। एक खड्डे के आकार की स्थिति रहती है। इसमें क्या होता है, जो एक निकास की प्रक्रिया एक नाली के आकार की होती है। जैसे कि बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है, सबसे बड़ी ज्वालामुखी मानी जाती है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। और बेसाल्ट से निर्मित ये जो तरल पदार्थ है, लावा के ठंडे होने से बनते हैं और ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। इसी कारण ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरल निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी कहे जाते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट की जो स्थिति रहती है, ज्वालामुखी उद्गार जो होता है वो किस कारण से होता है, ये पोजीशन जो रहती है। अगर हम ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों की बात करें, बेसाल्ट चट्टानें आपको पता होगा, इसके बारे में आपने नाम भी सुना होगा। तो सिल्ड चट्टानें, सिल्ड जो ज्वालामुखी है वो बेसाल्ट को छोड़कर जितने भी ज्वालामुखी हैं वो सिल्ड ज्वालामुखी कहलाते हैं। और इनमें क्या होता है, मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होती है और ये लावा ठंडा होकर बनता है, एक चट्टान का रूप भी ले लेता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर हम निकास की बात करें तो पानी भीतर जला भी जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं। ज्वालामुखी का ढाल इसमें ज़्यादा तीव्र नहीं होता। तो आपसे क्या पूछ सकता है, सिल्ड ज्वालामुखी की विशेषताएं बताइए। तो सिल्ड ज्वालामुखी के आपको आज आपका होमवर्क यही रहेगा। अब देखिए यहाँ से आपको जब मैं पॉइंट्स दूंगी, आपको समरी नोट्स जो प्रोवाइड होंगे, अब कुछ उसमें से हम क्रिएटिविटी करेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी और ये आपको प्रोवाइड होगा हमारे ऐप पे। ओनली फॉर हमारी ये फैसिलिटी हमारे ऐप पे ही अवेलेबल है। तो बहुत
यूनिक चीज़ है ये। इसमें क्या होगा कि जितने भी कंटेंट है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो हम विद आंसरिंग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उस पैराग्राफ में जितने भी क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं उसके आंसर फ्रेमिंग के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्लासेस के साथ आप उसको कंटेंट को याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये यूनिक चीज़ मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। और ये पूरा कोर्स जो है हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पे अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके हमारा कोर्स भी ले सकते हैं एंड स्पेशली इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे वही लिंक पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ज्वालामुखी हमारी, ये जो विस्फोटक है इसमें शंकु के आकार का जो सिंडर शंकु के रूप में भी विकसित होता है और कम विस्फोटक होने की वजह से ये इसकी विशेषता है। तो ये विशेषता और ये आंसरिंग फ्रेमिंग मैं आपको बता दूंगी। देन इसमें आपको लर्न करने के लिए जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। एक हमारा मिश्रित ज्वालामुखी, देखिए आपको विद एनिमेशन ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि किस प्रकार से एकदम से धुआं उठता है और एक विस्फोट होता है। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व शांत लावा उद्गार के होते हैं। ये ठंडे लावा उद्गार का होता है। इसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलक खंड शिम पाए जाते हैं और ये पदार्थ जो होते हैं वो राख की तरह धरातल पर पहुंचते हैं। देखिए आपको ये धूल के जैसे ही दिखाई दे रहा है, ये राख के जैसा ही, ये थोड़ा ठंडा होता है और ये पदार्थ निकासी नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में भी आपको दिखते हैं। तो ये जो पदार्थ है ये ठंडा पदार्थ होता है और एक राख की आकृति के रूप में ये विस्फोट होता है। और स्पेशली ये जो पदार्थ है इनके निकास की जो नली होती है जहाँ से विस्फोट होता है उसके आसपास ये इकट्ठा हो जाता है और इसी से क्या होता है, एक जमाव मिश्रित ज्वालामुखी बन जाती है। फिर हमारी कुंड ज्वालामुखी, ये क्या है, ये जो है इसका एक प्रॉपर अगर हम वे समझे तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जो अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है सबसे बड़ा यही है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तो वह ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं और धसे हुए विध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप जो है ये बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने के लिए मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इसमें बहुत पास में स्थित है। तो इस ज्वालामुखी में सर्वाधिक मैग्मा आपको पाया जा सकता है, वरन इनमें बहुत पास स्थित होते हैं। इनका निर्मित जो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह ही प्रतीत होता है। पृथ्वी पर जो भी विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं और यही ज्वालामुखी कुंड बन जाते हैं। अब हमने ये चीज़ आपको पता है और ये चीज़ आप ही के लिए है कि भूकंप अधिक केंद्र को कैसे पता किया जा सकता है। एक हमने उद्गम केंद्र देखा था, एक हमारा था अधिगम केंद्र। तो अब ये चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी क्योंकि ये बहुत सिंपल वे में है और इसको आपको हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस भी किया था। तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। हल्का सा मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ कि जो तीनों भूकंप की तरंगे हैं पी, एस और धरातलीय तरंगे जिन्हें हम एल बोलते हैं, आप यहाँ नोट कर लीजिए। जिसे हम एल तरंग बोलते हैं। इन धरातलीय तरंगों की संबंधित अगर हम बात करें पी, एस और एल तरंग, तो किसी भी भूकंप की घटना में ये तीनों स्थिति रहती है और ये जो तीनों का केंद्र जो होता है इन अधि केंद्रों से ही इन तरंगों का क्या होता है, प्रसारण होता है। और स्पेशली भूकंप लगभग 8 किलोमीटर, अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो किसी भूकंप की जो घटनाएं होती है वो 3 स्थानों पर पी तरंगों के पहुंचने के समय, एस तरंगों के पहुंचने के समय लिखें। और पी और एस ये आप ही को करना है। वैसे इसमें बेसिकली कोई क्वेश्चन पुटअप होगा नहीं, आप इसको अगर कोशिश करेंगे तो भी ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको सिस्मोग्राफ की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है और उस एरिया की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। सिस्मोग्राफ यंत्र और इसके बारे में सारी चीज़ें दे रखी है। ये देखिए जो तरंगों के पहुंचने का जो समय है वो घंटों में, सेकंड में, मिनटों में होता है। अधि केंद्र आपको पता होगा ये उद्गम केंद्र है और इसी से जस्ट अ मिनट, ये आपका क्या है, उद्गम केंद्र।
इसमें हमें आवर्तन और परावर्तन भी समझा था कि जो भी रिफ्लेक्ट होता है वो वापस भी आता है एंड वापस वो उसका प्रसार भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इन तरंगों में होती है और इसी से भूकंप प्रभावित क्षेत्र का निर्माण होता है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या होते हैं? देखिए, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगालते हैं और इसमें बहुत दूर तक ये बहता हुआ निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं। इसके लावा जो है वो क्रम अनुसार कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक और मोटे होते जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या है? बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र को अगर हम ये कहें कि तो सर्वाधिक तरल लावा उपस्थित रहता है और ये लावा बहुत ही गहराई और बहुत ही लंबाई में ये बहता है और ये निकलता है। इसकी जो दूरी है लगभग किलोमीटर्स में होती है और इसका जो अगर हम इसकी प्रारंभ की बात करें, इसका जो क्षेत्र की बात करें, तो भारत का जो दक्कन का पठार है वो इसका लावा उद्गम पठार ही है। बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों से होता है और ये महासागरीय कटक एक श्रृंखला है, 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के माध्यम से भारत भाग में लगातार उद्गार होता है। अगले अध्याय में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो महासागरीय कटक क्या होता है? ये जलीय ज्वालामुखी है और इसका विस्तार महासागरों से ही होता है। तो हमने अभी तक जो भूकंप के प्रकार भी देखे थे, हमने भूकंप के स्रोत भी देखे थे और उसके बाद हम जब ज्वालामुखी की बात करते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार और इन बेसाल्ट चट्टानों, इन लावाओं के उद्गम से ही बनती है ज्वालामुखी। कुछ ज्वालामुखी जो होती है वो ठंडी भी होती है, जैसे कि धुएं के रूप में निकलती है, उन्हें हम मिश्रित ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ये सारे ज्वालामुखी के प्रकार हैं। इनको आपको डिटेल से अगर पढ़ना होगा तो आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा, अदरवाइज आपको हमारे समरी नोट्स में इसको सारा बहुत सिंपल वे से भी चीज़ें लिखी जाएगी और आपको उसको लर्न कर लेना है। अब ज्वालामुखी से वॉल्केनो की जो है उससे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ऑब्वियसली सा है, अगर किसी चीज़ का बाहर आकर टेम्परेचर से वो चीज़ ठंडी होती है तो एक आकार जरूर ले लेगी। जैसे कि हम बर्फ़ की बात करते हैं, आप जब किसी बाउल में बर्फ़ को जमाते हैं तो वो जो पानी होता है वो पिघला हुआ ही रहता है। पानी उसको जैसे ही बर्फ़ बनाते हैं तो एक शेप का निर्माण हो जाता है। तो वैसे ही ज्वालामुखी के ठंडे होने के बाद कुछ आकृतियाँ बनती हैं। वो आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अंतर्वर्धी आकृतियाँ। ये अंतर्वर्धी आकृतियाँ क्या होती है कि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने से आग्नेय चट्टान बनती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। देखिए, चट्टानी चक्र जो होता है ना हमारा, अगर हम चट्टानी चक्र के निर्माण की बात करें तो चट्टानी चक्र का निर्माण ज्वालामुखी से ही होता है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है ये ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनाता है। लावा का ये जमाव या जो धरातल पर पहुंचकर होता है, ये धरातल तक पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे शेल परतों में इकट्ठा हो जाता है। अब इसकी पोजीशन देखिएगा, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, एक पेज हम ले लेते हैं। जैसे कि एक पर्वत है, ये हमारा पर्वत है, यहाँ से ये मैग्मा है। ये पिघला और ये लावा बन जाता है और ये लावा जब पृथ्वी की धरातल पर आता है ठंडा होकर ये क्या निर्माण करता है? चट्टानों का निर्माण करता है।
जब हम आगे की क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि चट्टानों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वैसे बेसिकली हमारी जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान, इसके बाद हमारी चट्टान बनती है अवसादी, बाद हमारी होती है कायांतरित। इन 3 चट्टानों का निर्माण होता है। अब ये आग्नेय चट्टान जो होती है, ये आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। पहली चट्टान जो होगी वो आपके इन परतों में जम जाता है, जो मैग्मा लावा ऊपर जो विस्फोट होता है, और कुछ पदार्थ जो होते हैं उनमें प्रेशर कम होने की वजह से वो एक जगह पे ठंडे हो जाते हैं, वो हमारी होती है आंतरिक चट्टान, जैसे कि हम हमारे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये देखिए, इनका जो लावा है ये जमा हो जाता है, धरातल तक पर पहुंचता है, और धरातल तक पहुंचने से पहले ये भूपटल के नीचे एक सेल परतों में ही जमा हो जाता है। और लावा ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण। ज्वालामुखी सेलों के आधार पर अगर हम बात करें, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, और एक होता है हमारा पातालीय चट्टान, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। तो 2 प्रकार की, एक तो हमारी धरातलीय ज्वालामुखी सेल चट्टान, और एक है हमारी पातालीय चट्टान। पातालीय चट्टान वो होगी जो नीचे ही के प्रेशर के दबाव की वजह से ऊपर नहीं आ पाई और एक परत में बनकर वहाँ पे ही ठंडी हो गई। ये ज़्यादा नीचे नहीं होती, एक लेवल इसका क्षेत्र होता है, जिसके हिसाब से ये आधार अगर हम देखें तो ये बेस बनता है, और यहाँ की स्थिति जो रहती है उसके आधार पर ये पातालीय चट्टान कहलाती है। भीतर ही ठंडा हो जाता है और कई आकृतियाँ बनाती है। ये आकृतियाँ क्या कहलाती है? अंतर्वर्ती आकृतियाँ कहलाती है। तो अब सिंपल सा है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन, एग्जामिनर ये क्वेश्चन करेगा, अंतर्वर्ती आकृति से आप क्या समझते हैं? तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो मैग्मा धरातल पर ना पहुंचकर उसके सतही भूपरपट्टी पर उनके सेलों में ठंडा होकर एक आकृति का जो निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती आकृतियाँ कहते हैं, इंट्रूसिव फॉर्म्स कहते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्र, जैसे कि देखिए ज्वालामुखी की जो स्थलाकृतियाँ है, अगर हम अंतर्वर्ती की बात करें तो ये जैसे ही इन चट्टानों के भीतरी जो क्षेत्र में फैले हुए हैं उसको ही हम कह सकते हैं। और ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं, किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, हम एक बेस बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा है मैग्मा, जो कि है पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में। आंतरिक हिस्से में हमारा मैग्मा है, और ये मैग्मा प्रेशर की वजह से क्या करता है? बाहर की तरफ आ जाता है, और ये नलिका बनाता है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं से तो विस्फोट होगी ना चीज़ें, तो ये हमारे पर्वत हो जाते हैं। अगर हम स्थिति को समझने का प्रयास करें तो मैग्मा विस्फोटित होकर बाहर की तरफ आता है, और बाहर की तरफ आके ये जो धरातलीय भूपरपट्टी है, ये क्या है? इस धरातलीय भूपरपट्टी पर क्या करता है? अस्थ आकृतियों का निर्माण करता है, या चट्टानें बनती है। लेकिन कुछ स्थितियाँ ये होती है कि इनके प्रभाव में कुछ इन चट्टानों के बीच में, इन पर्वतों के चट्टानों के बीच में ये ठंडी होकर आकृति बनाती है। क्योंकि कोई पर्वत में ही विस्फोट होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक समतल जमीन से कोई निकल कर वो बाहर आ जाएगी, आपके घर जहाँ पे आपका उपस्थित है उस घर के फर्श से फट के ज्वालामुखी बाहर आ जाएगा, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल वही होगा जहाँ पे कोई मैग्मा लावा इकट्ठा हो रखा है और कोई आकृति बनी हुई है, जहाँ उसको कंटेंट जोन मिल रहा है, वहाँ से वो फटकर बाहर निकलती है। तो इसके विस्फोट के समय वो कुछ चट्टानी जो रूप होते हैं उनमें ही कुछ पहुँच कर ये क्या कर देता है? ठंडा हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से पहुँचा, ये जगह उसको खाली रही तो ये यहाँ पे एक जमाव कर देता है, तो ये धीरे धीरे ठंडा होकर एक चट्टान बन जाते हैं, जिसे या एक आकृति का रूप ले लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती आकृतियाँ। तो यही इन चट्टानों के बीच की पोजीशन में लावा विस्फोटित हो, क्योंकि तरल पदार्थ है। आप एक एनालाइज कीजिए, जब आप नल चालू करते हैं तो उसकी जो पानी की जो बहाव क्षेत्र है वो धाराएं उस क्षेत्र में जाएगी जहाँ उसको कोई अवरोध नहीं मिलेगा। तो यही पोजीशन यहाँ रहती है कि इन सेलों के मध्य के भूपरपट्टी से पहले ही कुछ अवरोध वहाँ पर इनको नहीं मिलते, तो उस स्थान में वो वहाँ पे जमा हो जाती है और उसी से हमारी अंतर्वर्ती आकृतियां बनती है। क्लियर?
बैथोलिथ क्या होते हैं? बैथोलिथ जो है एक वॉल्केनो इरप्शंस की जो लावा है, मैग्मा का बड़ा पिंड भूपरपट्टी के अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए या एक गुंबद के आकृति का विकास कर ले तो ये हमारे बैथोलिथ कहलाते हैं। और अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने से ये धरातल पर प्रकट होते हैं और ये विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। कभी कभी इनकी गहराई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं। तो बैथोलिथ कहा जाता है मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग। तो सिंपल सा है, अंतर्वर्ती आपको समझ में आ गया। अब बैथोलिथ क्या होता है? मैग्मा का जो लावा है वो धरातल के कुछ उपस्थिति पर नहीं पहुंच पाता, उस पर कुछ जमाव आ जाता है, लेकिन ये नीचे ठंडा हो जाता है और एक बड़ा सा भंडार बन जाता है और ये कई किलोमीटर में भी होता है। ये भूपरपट्टी पर अधिक गहराई में ठंडा हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि गुंबद का आकार ले लेता है, जैसे कि ये ले रखा है। तो इस आकृति की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बैथोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है? यही गुंबद नुमा विशाल अंतर्वर्ती चट्टानें हैं जिनके तल पर समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा हुआ होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह है कि लेकोलिथ जो है वो गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबद नुमा पहाड़ियाँ हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। इसके अधिकतर अब अपरिवर्तित हो चुकी है। धरातल पर देखा जा सकता है कि लेकोलिथ व बैथोलिथ जो है वो बहुत अच्छे उदाहरण हैं और ये अंतर्वर्ती चट्टाने का ही एक रूप है और ये वाहक नली से जुड़े हुए होते हैं जहाँ से ज्वालामुखी के लावा ऊपर की तरफ आते हैं और यही ज्वालामुखी गुंबद में मिलती है और इसी वजह से गुंबद नुमा पहाड़ी का निर्माण हो जाता है। तो लेकोलिथ और बैथोलिथ के जो है और उसमें इम्पोर्टेंट उदाहरण कौन सा है? हमारा ग्रेनाइट का पठार जो कर्नाटका में उपस्थित है। ऊपर उड़ते हुए लावा के कुछ भाग क्षैतिज दिखाई देते हैं, कमजोर धरातल पर में चले जाते हैं। यहाँ ये अलग अलग आकृतियों में जमा हो जाते हैं। यदि ये तस्तरी के आकार में जम जाए तो ये लेपोलिथ कहलाते हैं और कई बार अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में भी अपनति के ऊपर अभिनीत के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। परत नुमा चट्टानें एक निश्चित वाहक नली में मैग्मा के भंडारों से जुड़ जाती है और बेकोलिथ विकसित हो जाते हैं। तो फेकोलिथ, बैकोलिथ और लेकोलिथ ये तीनों जो सिस्टम है ये ज्वालामुखी के ही आकृति और मैग्मा के प्रसारण के आधार पर जो स्थलाकृतियां बन जाती हैं उन्हीं के भागों को ये जाना जाता है। उन्हीं के भागों के आधार पर इनके नाम रहे हैं। अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल जो है एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सिल्ट कहा जाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित भी किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव को सील कहते हैं। तो सीट और सील का भी अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टानों में ही देखा जाता है और ये स्थलाकृतियां अंतर्वर्ती कहलाती है। एक और आकृति है डाइक। ये लावा के प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बना लेता है और यही संरचना क्या कहलाती है? डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टान में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो डाइक जो है वो ज्वालामुखी उद्गार में एक भूमिका निभाती है। ये क्या करती है? ये धरातल के लगभग समकोण की होती है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस संरचना के आधार पर एक आकृति जो है वो हमें सबसे ज़्यादा जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो पश्चिम हिस्सा है वहाँ पे ये स्थलाकृति आपको देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं और ऑलमोस्ट हमारा आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ये चैप्टर था हमारा जिसमें हमने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी। ऑलमोस्ट जिस सारी चीज़ों को हमने कवर अप कर लिया है एंड जिसमें जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे, जो समरी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इस पॉइंट्स में देखिए चीज़ों को समझाने से कहीं बेहतर था कि अब आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ज्योग्राफी फैक्ट्स पे बात करती है। फैक्ट को हम तथ्यों के आधार पर हम एक ऐसे डायग्राम समझ सकते हैं, हम पॉइंट्स को रिलेट करके चीज़ों को लर्न कर सकते हैं लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी, इनके टाइप्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।